बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टिशोमेट्री। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टिशोमेट्री, इसकी डेफिनेशन, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला एंड द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक हैं। मैं आपको तमाम टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपकी ग्रिप इन तमाम बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आ जाए और आप कॉन्फिडेंटली फिर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास स्टिशोमेट्री क्या होती है। स्टिशोमेट्री में हम बेसिकली क्वालिटेटिव रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, और वो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप्स किसके दरमियान होंगे? वो होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि न्यू चैप्टर है तो हमें पता हो कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने पढ़ना क्या है या इसका मतलब क्या होता है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट है जी मेरे पास केमिकल फार्मूला, जहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है या हमें ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? केमिकल फार्मूला बेसिकली किसी कंपाउंड का होगा, ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? वो हमें बता रहा होगा कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इट कंटेन्स, विच टाइप ऑफ एलिमेंट इट कंटेन्स। दूसरे नंबर पे हमें बता रहा हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ईच एलिमेंट, यानी जो जो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके फिर नंबर्स भी बता रहा होगा। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें हमें ये कैसे बताएगा? जो टाइप ऑफ एलिमेंट बता रहा होगा ना, वो हमें ये बताएगा जी सिंबल के साथ, ठीक है, और जो नंबर बता रहा होगा वो हमें ये बताएगा सबस्क्रिप्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर का अगर मैं केमिकल फार्मूला लिखूं तो वो होता है H2O। अब आप इसको देखें कि हमें ये क्या बता रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इट कंटेन्स, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। सबसे पहले ये बता रहा है हाइड्रोजन मौजूद है इसके अंदर, और दूसरा ये बता रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन फिर नंबर भी बताता है, और नंबर बताता है, मैंने आपको बताया था सबस्क्रिप्ट के साथ, राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट में आपने नंबर लिखने होते हैं। अब हमें ये भी बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब मैं लिख देता हूँ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखें ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और ये केमिकल फार्मूला था, ये केमिकल फार्मूला था वाटर का, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर से बताता हूँ, केमिकल फार्मूला हमें बता रहा होता है विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें बता रहा होता है कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो है जी C6H12O6। अब हमें ये बता रहा है कि इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, और ये भी बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो नीचे हमने उसके हर एक एटम के नीचे नंबर भी लिखे होते हैं, ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट के नीचे हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी लिखे होते हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये नीचे जो लिखे होते हैं ये हर एलिमेंट के नीचे लिखे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब लिखते हैं सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला होता है जी जो हमें बता रहा होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन भी है, which tells us the simplest whole number ratio of the atoms of the each element। अच्छा, मैं आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इस तरह समझा रहा हूँ कि आप उसको समझ सकें, ना कि आपका ना उसके रट्टे लगें, ठीक है।
तो मैंने डेफिनेशन के कीवर्ड्स भी यही बता रहे हैं, ये कीवर्ड है बस यहाँ तक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हमें बता रहा है। उसके बाद ये भी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बता रहा होता है which tells us the actual number of atoms, actual number of atoms, ठीक है, या ऑफ ईच एलिमेंट भी कर लें इसके साथ। तो इसके कीवर्ड ये है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इनको एक्सप्लेन करने के लिए दरमियान में लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला EF और मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें बता रहा है जी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये हमें बता रहा है जी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं कोई भी एक ही अगर फार्मूला ले लूं और मैं कहूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है मेरे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो इन जनरल केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो होगा जी C2H2, ठीक है। यानी हमें बता रहा है कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। अच्छा, अब जब इसका एम्पिरिकल बनाएंगे ना हम, या इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखेंगे, तो वो होगी हमारे पास CH, ठीक है। और इसको अब पढ़ना कैसे, इसका मतलब होगा ये कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है, ठीक है। ये कौन सी रेशियो है, ये कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है, ये लिखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। यानी जो पहले वाला होता है ना वो, और 2 का मतलब मैथ्स में हमेशा याद रखें डिवीजन होता है, और ये चूंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इसकी क्या होगी 1:1, यानी एक कार्बन का और एक ही हाइड्रोजन का, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो यानी 1:1। अब देखें ना 1:1 है ना। इसी तरह ये इसके था, ये एक्चुअल नंबर बता रहा था कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी 2 कार्बन के एटम्स होंगे और 2 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर देखें, मेरे पास फॉर एग्जांपल हो ग्लूकोज है C6H12O6। अब ये फिर अगेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, और कि कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आप देखेंगे वो होगा CH2O, और इसकी जो रेशो देखेंगे वो होगी 1, यानी कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो होगी 1:2:1, यानी एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन के और एक इसका। अगर आप ये देखें या ये देखना चाहें कि हम मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल कैसे बनाना है हमने, तो आपने ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल आप जस्ट कॉमन ले लें और देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सब में क्या कॉमन था, 6 कॉमन था, ठीक है। तो आप जब 6 कॉमन लेंगे, इसमें से मैं इधर ही अगर बनाऊं 6 कॉमन लूँगा अंदर, तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा C1H2O1, ठीक है। ये देखें, अब ये मेरे पास आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ये पूरा क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये था N। तो यहाँ से मेरे पास एक फार्मूला भी डिराइव होता है, और वो भी मैं लिखता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N टाइम्स, N क्या है जी, वो रेशो है, N टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। यानी N टाइम्स, ये देखिए ना, N टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर मुझे कोई वो बता दे, अब इससे आप इधर भी जा सकते हैं, इससे आप इधर भी जा सकते हैं, यानी एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल भी निकाल सकते हैं। अब अगर उस मुझे ये दे दे कि वो कहे कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो 1:2:1 है, और मुझे कहे कि जो N था ना वो था 6, और कहे कि फाइंड करें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मैं सिंपल इसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा। वो क्या बनेगा, इससे C1
H2 और O, ठीक है। अब N6 था, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, N टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो N को जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज माई N, तो N टाइम्स ऑफ C1H2O मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा C6H12O6। यू सी, दिस इज हाउ यू कैन मेक मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम दी एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इधर आ जाएगा। और अगर आपने मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल बनाना हो तो जस्ट टेक अ सिंपल होल नंबर, आप जो भी नंबर है वो कॉमन ले लें, जो नंबर आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से C2H2 था ना, इससे आप देखें इसमें क्या कॉमन है, हमारे पास है जी 2 कॉमन, तो आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा CH, ठीक है। अब ये क्या है जी, एम्पिरिकल फार्मूला है, ये N टाइम्स ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह एक एग्जांपल और देखें, C2H4O, अब इसमें कॉमन क्या था मेरे पास 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा CH2, ठीक है। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये N है, और ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब ये तो वो कंपाउंड्स हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर डिफरेंट होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम भी होते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें कोई कॉमन ना आ सके, जैसे वाटर है H2O है ना, अब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो यही इसका यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, सेम है ना, कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अब मैं लिखवा देता हूँ आपको जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम है। उसमें मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, देखें जिसमें कोई कॉमन नहीं आ सकता। अब इसमें से मैं क्या ही कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। तो वो जिनमें कुछ आप कॉमन ले सकते हैं उसमें आप फिर उससे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स करवाता हूँ, बल्कि पहले ना हम इसके कुछ क्वेश्चंस की ड्रिल कर लेते हैं। ये था हमारा बेसिकली बुक जो मैंने आपको दिखा दी है। ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, मैंने आपको ये यहाँ पे जनरल केमिकल फार्मूले का भी बता दिया, और उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल को आप याद ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपसे वो ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं ये आपने याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, MCQ एग्ज़ाम में आपसे वो पूछ सकता है। अब ये जो क्विक असेसमेंट है इसको देख लेते हैं, फिर हम आते हैं जी मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स पे। असेसमेंट ये है कि राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। अब उसने हमें ये देखें सिंपल होल नंबर रेशो दे दिया, और अगेन उसने बता दिया कार्बन टू हाइड्रोजन, यानी पहले कार्बन का है और बाद वाला जो नंबर है वो हाइड्रोजन का है। तो इसके लिए आप सिंपल इससे क्या बनाएंगे, मैं इधर ही लिख देता हूँ इसके ऊपर ही। तो ये क्या हो जाएगा, CH4 यानी C1H4, इसका क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास C2। अच्छा, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बल्कि हम ना उस पर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमें उसने टोटल रेशो बताई हुई है, ये होल नंबर रेशो नहीं बताई हुई। तो ये और ट्रिक क्या है, इसमें हमने एम्पिरिकल बताना है, ठीक है। चलें, अच्छा अब मेरे पास क्या है जी, एक सेकेंड ये फोकस जी हमारे पास नंबर उसने हमें बता दिए, रेशो सिंपल 1:4, इधर ही मैं करता हूँ, और 2:6 और 2:2, और इधर मेरे पास आ जाएगा 6:6, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन है, ठीक है। और मैं इस पर लिख देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप बनाएं तो इससे मेरा फार्मूला क्या बनेगा जी, क्या कंपाउंड बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर भी कर देता हूँ जी। इसका बनेगा मेरे से CH4, इसका बनेगा C2H6, इसका होगा C2H2, और इसका होगा C6H6, ठीक है। अच्छा, अब गौर करें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर है, ये भी मॉलिक्यूलर है, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर ही है, लेकिन मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल अब इसके दोनों के सेम ही हैं, क्योंकि ये रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं थी।
अगर वो हमें यहाँ पे कह देता है ना कि ये जो रेशोज़ हैं ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हैं, उससे जो हम बनाते हैं ना फार्मूला, या तो वो डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला बनता। अब ये सिंपल उसने हमें कहा था कि ये रेशोज़ हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। जैसे वो हमें ये कह दे कि C6H12O6, ठीक है। अब इसकी रेशोज़ क्या हैं, ये अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, तो इसकी रेशो क्या होगी 6:12:6, ठीक है। अब ये सिंपल होल नंबर रेशो तो नहीं है ना, क्योंकि इसकी सिंपल होल नंबर रेशो तो होगी जब आप 6 कॉमन लेंगे तो वो होगी CH2O, और फिर इसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होगी 1:2:1। अब जब आप इससे बनाएंगे ना, यानी CH2O, इससे जब आप फार्मूला बनाएंगे तो वो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, और जब आप इससे बनाएंगे तो फिर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। समझ आइए आपको बात। अब जो मैं ये जो बता रहा था ना, ये सिर्फ रेशोज़ थी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं थी, इसलिए इससे जो बने वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज थे, यानी ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, और ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। अब उसने हमें चूँकि एंड पे या स्टार्ट में कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला आपने बनाने हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और कॉमन चूँकि नहीं है तो CH4 ही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। अब ये आंसर है। इसमें से आप जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा CH3, तो CH3 जो है वो होगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला इसका, ठीक है। और इसी तरह C2H2 में 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा CH, ये भी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह इसमें से 6 कॉमन आता है, ये बेंजीन का है, तो अंदर आ जाएगा CH, और CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। और एक बात और भी याद रखनी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो, एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये बेंजीन, इन दोनों के ये एम्पिरिकल फार्मूला देखें सेम है, CH और CH दोनों के सेम है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर डिफरेंट है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा वो हमेशा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स बता रहा होगा ना। अब अगर कंपाउंड ही डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके नंबर ऑफ आइटम्स भी डिफरेंट होंगे, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो केमिकल फार्मूला है वो भी डिफरेंट होगा। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6 एक्सरसाइज 6.2 6.1। अब इसकी 6.2 है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है, ये ऊपर ये जो बातें लिखी हुई हैं ये याद रखें, ये आपके MCQs हैं, ये आपसे पूछ भी सकता है। एस्पारिन, जिसको हम नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर डिस्प्रीन भी कहते हैं ना, ये वो है, एस्पिरिन इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर। अगर थोड़ी सी पेन हो तो एज आप उसको पेन किलर के तौर पर ले सकते हैं। ये MCQ हो गया। देयर आर 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स इन दिस कंपाउंड। राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब हम ये बातें लिख लेते हैं कि 9 कार्बन एटम्स, जी ये है जी हमारे पास 6.2 असेसमेंट, और कार्बन एटम्स हैं जी 9, और उसके बाद है हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स, और लास्ट में है जी 4 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन इक्वल टू 4 एटम्स हैं, ठीक है, 9, 8 और 4। अच्छा, अब उसने कहा इसका मॉलिक्यूलर भी लिखें और एम्पिरिकल भी लिखें एस्पिरिन का, ASPIRIN, ठीक है, ये पहला। अच्छा, क्या होगा जी इसका, आप सबसे पहले इसका वो रेशो बना लें, तो 9:8:4, ठीक है। इससे अब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी तरतीब में आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसकी तरतीब आपने ख़राब नहीं करनी, पहले हमेशा कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा और आखिर में ऑक्सीजन होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो, चूँकि उसने टोटल या एक्चुअल नंबर ही बताए हुए थे, तो C9H8O4, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है एस्पाइरिन का। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि यही नंबर ऑफ एटम्स हैं एस्पाइरिन के अंदर, तो यानी उसने हमें एक्चुअल नंबर बता दिया ना, तो इसका मतलब जो उससे हमने फार्मूला बनाया वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं,
तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ना 2 कॉमन ले सकते हैं, ना 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एस्पायरीन सेम ही होंगे, यानी C9H8O4 ही एम्पिरिकल फार्मूला होगा फॉर एस्पायरीन। ये आपने बात याद रखनी है। फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है विनेगर इज़ 5% जो है वो एसिटिक एसिड है। याद रखें, ये भी एक MCQ है या शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको वो इकट्ठे बना के इस तरह दे दे और पूछ ले कि विनेगर क्या है, और बता रहा है जी इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स कितने हैं जी? 2। अब मैं बोल देता हूँ 4 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 4 हैं, और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम्स भी 2 हैं। और फिर कह रहा है कि राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर भी बनाएं, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये अभी ऊपर किया है, हम इसकी एक्चुअल रेशो लिख लेते हैं 2:4:2। तो हमेशा तरतीब यही रखनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा C2H4O2। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक्चुअल नंबर उसने हमें बताए हुए थे। तो इससे जो भी फार्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, MF याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इससे जो हम अब क्या कोई कॉमन ले सकते हैं, आपने ये वाला काम रफ में करना है। C2H4O2, आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। यस, 2 जब आप कॉमन लेंगे अंदर क्या आ जाएगा? CH2 और O। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? C यानी H2 और O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर विनेगर। यानी एम्पिरिकल फार्मूला, अगर विनेगर ये जो सिरका हम घर में यूज़ करते हैं उसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये बातें आपने याद रखनी है। अब वो आपसे पूछ भी सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा वो विनेगर क्या होता है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल एक लेवल ऊपर लेके जाए ना, मुश्किल बनाए, तो पूछ ही ले, क्योंकि आपके कोर्स में तो है ना। अब इसी तरह एस्पायरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, अब लास्ट है जी थर्ड पार्ट, कैफीन। C8H10N4O2 इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी के अंदर ये जो कैफ़ीन होते हैं ना, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सुकून मिलता है, उसका उसने हमें ना फार्मूला बता दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कैफ़ीन। कैफ़ीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताया। मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ। थर्ड सोल्यूशन और कैफ़ीन C8H10N4 और O2। अब देखें आपने ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें आप देखें कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन ले सकते हैं इन सब में 2 इज़ द सिंपलेस्ट नंबर ना। तो 2 जब आप इसमें सब में कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? C4, इसका आ जाएगा H5, N का आ जाएगा N2 और O1। ठीक है, तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कैफीन। तो वो क्या हो जाएगा? C4H5N2 और O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कैफीन। और N आपने याद रखना है, N इसका जो है वो 2 है। ये था हमारे पास विनेगर का जो N था वो बेसिकली वो भी 2 था, और एस्पिरिन का तो सेम ही था, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल। ये था हमारा क्विक कॉन्सेप्ट जो ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज हमने अच्छे तरीके से कर ली। होप कि आपको अब फुल ग्रिप हो गई होगी इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे आपने एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल बनाना है। या वो अगर रेशो दे भी दे, जिस तरह उसने हमें यहाँ पे रेशो दे भी दी थी, चूँकि वो उसने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं दी थी, अगर वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता तो उससे जो हमारा फार्मूला बनता वो एम्पिरिकल फार्मूला बनता। ठीक, अब उसने हमें चूँकि बस रियल नंबर ऑफ रेशो बता दी कि इतने इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, इसलिए इनसे जो बने थे वो मॉलिक्यूलर थे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। और वो जो इम्पोर्टेंट बात जिसका मैंने आपको अभी कहा हुआ है वो इसके फ़ौरन बाद आएगा, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अच्छा, मैं इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करने से पहले ना दरमियान में लाइन लगा के इसको इस तरह पढ़ाऊँगा कि इन दोनों का डिफरेंस सीखें आप। क्योंकि अगर आपने इसका डिफरेंस सीख लिया ना, तो जिस तरह आपने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस सीखा, इसी तरह आप फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास का जब आप डिफरेंस सीखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी सबसे पहले इसकी आ जाएगी जी डेफिनेशन।
और इसकी भी आएगी मेरे पास डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सिंपल, द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल क्या होगा जी? मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये डेफिनेशन होगी। और फार्मूला मास क्या होगा जी? मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क है, या एक डेफिनेशन जो बुकिश वाली है वो भी मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, वो भी सुन लें। वो है जी, मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और जो दूसरी होगी वो होगी जी, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट। ये कीवर्ड होगा। इसका कीवर्ड क्या था जी? प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और इसका होगा फार्मूला यूनिट। अच्छा, अब ये जो दो वर्ड है ना, अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको ये दो वर्ड ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता था आपको याद होगा, मैंने आपको चैप्टर 2 में भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे भी सिखाता हूँ आपको। मॉलिक्यूल होता है बेसिकली उन कंपाउंड्स का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कीवर्ड याद रखा करें हमेशा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ठीक है। और ये जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फार्मूला यूनिट यानी या आयनिक कंपाउंड्स के जो अगर आप देखें तो आप किसी उसके ना अंदर एक को अलहदा नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का मतलब जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो आप एक मॉलिक्यूल को अलहदा कर सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड का चूंकि एग्जांपल मेरे पास बनती है जी NaCl, तो आप NaCl का जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा, फिर आपको क्लियर होगा कि आप क्यों एक NaCl अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें NaCl, Cl के साथ ये Na के साथ ये Cl के साथ ये NaCl, Na और ये आ जाएगा जी मेरे पास Cl। अब ये जो Cl है ना, ये इस Na के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। इसी तरह इसके ऊपर जो क्यूब था उसके साथ भी अटैच था, इस तरफ जो क्यूब था उसके साथ भी अटैच है, और इससे आगे जो क्यूब है उसके साथ भी अटैच है। तो ये एक Cl इतने ज़्यादा Na के साथ अटैच है, और इसी तरह एक Na भी उतने ही ज़्यादा Cl के साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये Na था, ये इधर Cl के साथ भी अटैच है, उधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है। तो हम इनमें से ना किसी एक को भी अलहदा करके नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये वाला Na इस Cl के साथ था। समझ आ रही है? लेकिन अब हमने उसका बेसिक यूनिट भी तो बताना था ना कि एक्चुअली नमक मिलकर किससे बना था। तो वो जो हम बताते हैं ना, वो हम कह देते हैं जी उसका फार्मूला यूनिट। उसका यूनिट क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे ये जो घर है, इसका ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं ना, बेसिक। तो वो जो उसका यूनिट है वो बेसिकली हम पूछ रहे होते हैं कि किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, दैट इज़ ब्रिक्स। समझ आ रही है आपको? ब्रिक इज़ द फार्मूला यूनिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल या हाउस ना। तो इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आप एक मॉलिक्यूल को अलहदा नहीं कर सकते। तो जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट का जो मास होता है या उसके जो फार्मूला का मास होगा उसको हम कहते हैं जी कि वो फार्मूला मास है। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उनके कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं, मास ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और इसीलिए उनके मास को हम कहते थे जी मॉलिक्यूलर मास, कि एक मॉलिक्यूल का मास। यानी आप पहले समझे मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आपने अलहदा कर दिया। अब इसको हम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप इसको एक को अलहदा कर ही नहीं सकते ना। फिर बार बार मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये ग्रिप हो जाए, इसके ऊपर आपकी ना फुल ग्रिप हो जाए। इसमें आप अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए इसका। अच्छा, अब वो जो हमने अभी टॉपिक ख़त्म किया ना मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है, अब ये जो इसका फार्मूला था ना, यानी जो NaCl था, ये एम्पिरिकल फार्मूला था, ये आप याद रखें। और इसका जो फार्मूला था O2, ये बेसिकली फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ आ रही है? ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो है NaCl ये एम्पिरिकल फार्मूला, और O2 यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है? एक और एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी दूं O2 की,
तो अभी जिस तरह हमने पढ़ा था C6H12 और O6, तो इसी तरह आप इसका चूंकि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ना, आप एक मॉलिक्यूल अलहदा कर सकते थे, इसीलिए उसको आपने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूल का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल का मैस मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। और जिनके आप अलहदा नहीं कर सकते कंपाउंड्स, यानी उनके फिर फार्मूला यूनिट होते हैं, इसीलिए उनका जो मैस होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और उसका जो मैस होगा उसको आप कहेंगे जी फार्मूला मैस, ठीक है। अब ये सारा मैंने आपका ना एक पॉइंट के ऊपर ला के ना सम अप कर दिया। अच्छा, अब हम निकालना भी सीख लेते हैं कि आपने बेसिकली मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कैसे करना है और फार्मूला मैस आपने कैसे कैलकुलेट करना है। उसने हमें बताया है एग्जांपल में कि आप कैलकुलेट करें फॉर वाटर, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर आप कैलकुलेट करें। तो H2O का मॉलिक्यूलर मैस आपने कैसे निकालना है, सिंपल, सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स ना। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आप लिखेंगे, हाइड्रोजन का एक का मैस और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 या 1 भी लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन का, यानी हाइड्रोजन के एटम्स का मैस प्लस जितने भी एटम्स होते हैं ना, टाइप ऑफ एटम्स, उन सबको सम अप करके लिखना होता है। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मैस प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस हमने ऐड करना है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 प्लस ऑक्सीजन के 1 का कितना होता है जी 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 2 पॉइंट हो जाएगा 016 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 18.016 AMU। ये है जी मेरे पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आप वाटर के एक मॉलिक्यूल को अलहदा कर सकते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसका मैस मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। और हमने मॉलिक्यूलर मैस में क्या किया, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम का मैस सम अप कर लिया, ठीक है। मैस का मतलब सम ऑफ ऑल दी एटम्स। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था क्योंकि 2 थे इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, समझ आ गई। और सम किया प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम था, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इधर आयनिक कंपाउंड वाले साइड की भी। फॉर एग्जांपल NaCl का हमने अब क्या कैलकुलेट करना है जी, बताएं, फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल ही नहीं होता, इसलिए हम इसका फार्मूला मैस लिखेंगे और फार्मूला यूनिट हमें पता होना चाहिए। ये इसका फार्मूला यूनिट है। अब इसका मैस निकाल लें, तो एक Na है 1 और सोडियम के 1 का होता है जी 23, प्लस इसी तरह क्लोरीन भी एक ही है, मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का होता है जी 35.5। तो अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे 23 प्लस 35.5, तो यू विल गेट द आंसर 58.5 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। और ये है जी एम्पिरिकल मैस ऑफ NaCl, और ये था मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। ये 2 हमारे हो गए। इसी तरह एक एग्जांपल और भी है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ये यहाँ पे कर लेते हैं, MgOH और होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका कहता है कि आप कैलकुलेट करें एम्पिरिकल फार्मूला मैस या एम्पिरिकल मैस। तो ये आप कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का 1 का होता है 24, ये आप लिख लें, मैग्नीशियम का 24 होता है AMU। ऑक्सीजन का हमें पता है और हाइड्रोजन का भी हमें पता है। तो अब हम निकाल लेते हैं। अब ये जो होल ट्वाइस वाले होते हैं ना, इसको भी आपने एज इट इज़ ही इक्वेशन बना के ही लिखना है, या आप इसको 2 तरह से देख सकते हैं। अब इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब क्या है कि आपने कैलकुलेट करने हैं इसमें 1 मैग्नीशियम का आटम, 2 देखें ना मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 2 ऑक्सीजन के और 2 ही हाइड्रोजन के। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता ना, फिर ये उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये होता अगर MgO2H और होल ट्वाइस, तो इसका मतलब ये हो जाता MgO4 और H2 होता, ठीक है। यानी अब ये 2 2s are 4 ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाते। समझ आ गई आपको ये बात? दोनों में से आप जो मर्जी अप्लाई कर लें। मैं ये जैसा मैंने आपको बताया ना, तो अब आप इसको इक्वेशन बना के कर लें, या पहले से ही इसको ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 करके कर लें। वो कैसे होगा वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। ये हो जाएगा जी मैग्नीशियम का जैसा मैंने बताया 24 इक्वल टू, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही है ना, और प्लस
अब इन ऑक्सीजन के करना है, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस हाइड्रोजन का एक ही है तो 1, ऑक्सीजन के भी सॉरी हाइड्रोजन के भी 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हाइड्रोजन के एक एटम का 1.008, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 और 2 चूंकि थे ये इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 24 प्लस 32 प्लस 2, तो इसका टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा जी 58। आप चेक भी कर सकते हैं 24 प्लस 32 प्लस 2, देखें 58 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड होगी है, अगर आप देखना चाहें C6H12O6 का, C6H12 और O6, इसका क्या मतलब है, हमने टोटल जो एटॉमिक मास सब के कैलकुलेट करने हैं। इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के अगेन 6 एटम्स का सम करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास फॉर ग्लूकोज। तो कैसे निकालूंगा, मुझे कार्बन का पता है 12 होता है, तो 12 या नंबर पहले लिख लें 6, यानी इसके नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एक कार्बन के एटम का मास, वो कितना है 12। कार्बन के अब टोटल पूरे हो गए, यानी कार्बन के 6 एटम्स का मास ये पूरा हो गया, प्लस अब हाइड्रोजन का निकालें, हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं 12, मल्टीप्लाई बाय एक का कितना है 1, हाइड्रोजन के टोटल के पूरे हो गए, प्लस ऑक्सीजन के टोटल नंबर कितने हैं जी 6 और एक एटम का कितना है 16, तो ये मेरे पास निकला है ऑक्सीजन के भी सारे पूरे हो गए। अब आप इन सारों को ऐड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरे पास जो टोटल आंसर बनेगा वो, आप मैथ्स की कैलकुलेशन में गलती ना कीजिएगा, ये हो जाएगा 180। और अगर आप यहाँ पे इसको 1.008 करते यानी प्रिसाइज करते तो आपके पास आंसर आता 180.096 AMU। अगर आप हाइड्रोजन की ना प्रिसाइज ले लें 1.008 ले लें, अगर 1 ले लें तो सिंपल 180 AMU आ जाएगा। इसी तरह इसका मैं आपको दूसरा वाला तरीका, इसी इक्वेशन वाला भी सिखा देता हूँ। अच्छा, ये है हमारे पास C10H8, ठीक है, C10H8, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है जी, कार्बन के टोटल 10 हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 12, प्लस अब ये कार्बन के टोटल मास का सम पूरा हो गया, प्लस एक 1.008 मल्टीप्लाई बाय 8 हैं। आप 8 पहले भी लिख सकते थे, मेरे से होगी, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 120 प्लस 8 के साथ करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 8.064, वो आप कर लें 1.008 था जी, तो इसका जो टोटल आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 128 AMU। अच्छा, ये हमारी अब कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें कि इस क्वेश्चन में इसने ना सिंपल 1.008 लिया हुआ है, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये 1 ही ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये C10H8 का आ गया, यहाँ पे C6H12O6 का आ गया, और मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला मास ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस, और ये भी निकाल के दिखा दिए, ठीक है, दोनों इसके। और ये जो छोटे छोटे MCQ थे ये भी आपने याद रखने हैं। ये जो नेफ्थलीन है ना, जिसको आप कहते हैं मॉथ बॉल्स, ये मॉथ बॉल्स भी आपका MCQ है। मॉथ बॉल्स क्या होते हैं, ये जो आप कपड़ों के अंदर फिनाइल की गोलियां नहीं रखते वाइट कलर की, ये वहाँ इसको मॉथ बॉल्स कहते हैं, और ये ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का ये फार्मूला है। ये दोनों MCQ हैं, ये आपने याद रखने हैं। मॉथ बॉल्स का ये फार्मूला है C10H8, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है 128 AMU है। इसमें उसने हमें वही आयनिक कंपाउंड का बताया हुआ था कि क्यों उसका आयनिक कंपाउंड होता है, और फिर आयनिक कंपाउंड की वजह से उसका फार्मूला यूनिट होता है। ये डेफिनेशन भी है, ये भी याद रखिएगा फार्मूला मास की। और ये 2 एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। अब अगेन यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड KClO3 याद रखें, इज़ कॉमनली यूज फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये अब MCQ आ गया कि ये कहाँ यूज़ होती है, और कैलकुलेट्स इट्स फार्मूला मास। हमने इसका फार्मूला मास निकालना है। फिर बेकिंग सोडा NaHCO3 है, और तीसरा है जी मेरे पास यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट का, ये भी हम तीनों निकाल लेते हैं।
जी चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोटेशियम क्लोरेट है सबसे पहले, और वो एक जो मैंने आपको करके दिखाना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे इक्वेशन वाला आप कर सकते हैं। वो इस तरह लिखें 24 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी को इसी तरह ऐसे ना ब्रैकेट डाल दें, प्लस करके ना ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट डाल दें, ये जो ब्रैकेट है, और इसको मल्टीप्लाई बाय ये जो बाहर 2 है ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें ऐसे। अंदर एक हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही है ना, ये हो गया। अब सिंपल कर दें, ये हो जाएगा 24 1 ज़ार 24 और प्लस 16 प्लस 1 इज़ 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 17 2 ज़ार 34, 34 प्लस 24, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 8, 2 प्लस 3 5, 58 AMU। अब ये देखें ये सेम ही आया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब था जी KClO3 क्विक असेसमेंट 6.3, KClO3 जो कि है हमारे पास KClO3। अच्छा पोटाशियम का मैं साइड पे पहले लिख देता हूँ 39, क्लोरीन का एक का होता है जी 35.5, जो कि अभी भी हमने देखा था, ऑक्सीजन का होता है जी 16। अब इसका आप लिख लें फार्मूला मैस इज इक्वल टू पोटाशियम 1 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 35.5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5 हो गया, और प्लस आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको रफ में कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, बल्कि 3 था, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये 39 प्लस 35.5 और प्लस 48 हो जाएगा मेरे पास। तो इन सब को सम अप करें तो ये बनेगा मेरे पास 122.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई। नेक्स्ट था मेरे पास जो दूसरा था इसका पार्ट जिसमें हमने फार्मूला मास कैलकुलेट करना था, वो था NaHCO3, NaHCO3। मैं साइड पे पहले तीनों के लिख लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम का हमें पता है कितना होता है, सोडियम का होता है जी 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का जी 12 और ऑक्सीजन का होगा जी 16। ठीक है, NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब हम इसका लिख लेते हैं जी फार्मूला मास मेरे पास क्या आएगा, फार्मूला मास इज इक्वल टू होगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 1 इंटू 1 प्लस, अब ये इस तरह देखें कि एक हाइड्रोजन का पूरा हो गया, नाइट्रोजन का पूरा हो गया, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। इसको मैं रफ के अंदर कर देता हूँ, ये कार्बन का हो गया, ये हो गया मेरे पास ऑक्सीजन का। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। तो अब आप इन सबको जब सम अप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 84 AMU, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जिसको हम बाज़ारी नाम भी याद रखिएगा, बाज़ारी नाम कहते हैं जो कि उस नाम से वो मार्केट में यूज़ होता है। तो जो मार्केट नेम है, बाज़ारी नाम है, वो है जी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये बता भी दिया इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, जब इसको आप हीट करें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये भी आपका एक MCQ है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ कुकीज़ एंड ब्रेड। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा यूज़ होता है ना, राइजिंग ऑफ कुकीज़ का मतलब ये होता है फुलाने के लिए वहाँ पे, और उसका जो मैस है वो है जी हमारे पास 84 AMU। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट क्विक असेसमेंट का, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया का फार्मूला भी आपने याद रखना है। दोनों फर्टिलाइज़र्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी फर्टिलाइज़र है और यूरिया भी फर्टिलाइज़र है। यूरिया का जो फार्मूला है वो है NH2CO। ये यूरिया का फार्मूला है, जिसमें नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन के कितना होता है जी 14 होता है, और बाकी हाइड्रोजन का भी पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16।
अब आप इसका कैलकुलेट कर लें। फार्मूला मास फॉर यूरिया इज़ इक्वल टू, अब इक्वेशन करके करेंगे तो वो भी ज़्यादा सही है आपके पास ना, इक्वेशन करके ही कर लें। मैंने जो आपको इक्वेशन वाला तरीका सिखाया था कि इसके बाहर यहाँ पे आप इक्वेशन लगाएं, यानी इस तरह, और नाइट्रोजन का अंदर कितने, एक ही नाइट्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 हाइड्रोजन अंदर है ना, अभी अंदर वाले कर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एक हाइड्रोजन का, 2 नंबर थे ना हाइड्रोजन के, 2 थे NH2, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये जो बाहर 2 था वो 2 कर दिया प्लस, ठीक है। आगे उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 और ऑक्सीजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो इसका अंदर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 2 1 जार 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16, तो 14 प्लस 2 इज 16, 16 2 जार 32, 32 प्लस 12 प्लस 16। तो इसको कैलकुलेटर में जब हम तीनों को डालेंगे तो मेरे पास जो है वो आंसर आएगा 12 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 60 AMU आंसर आएगा मेरे पास यूरिया का। फार्मूला मास फॉर यूरिया, ठीक है, ये याद रख लें। लास्ट है मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट का, वो भी देख लेते हैं। NH4NO3, नाइट्रोजन का भी हमने ये किया, ऊपर नाइट्रोजन का 14 होता है। अब हम क्विकली बस इसको हम लिख लेते हैं, फार्मूला मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइज़र है। अब इसी तरतीब से हम लिखते जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 हाइड्रोजन के आइटम है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अगेन एन एक और हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 ऑक्सीजन के हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा जी 16, ठीक है। अगर आप चाहते तो n को इकट्ठे भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से ये कैलकुलेट करना ठीक है। तो ये हो जाएगा जी मेरे पास 14 प्लस 4, ठीक है, प्लस 14 प्लस 48। तो इन सबको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 80 AMU एटॉमिक मास यूनिट मेरे पास निकलेगा। दूसरा फर्टिलाइज़र अमोनियम नाइट्रेट, फर्स्ट था जी यूरिया। याद रखें उनके आपने ये MCQ भी हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, ये MCQ हैं, खाद के तौर पर ये यूज़ होते हैं। केमिकल फार्मूला और नेम ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स के आप किस तरह से उसका नाम बनाएंगे और कैसे उसका केमिकल फार्मूला बनाएंगे, दो चीज़ें बनानी है, केमिकल फार्मूला और उसका नाम बनाने का भी तरीका है, ठीक है। और किसका, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का। नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड या बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या होगा, बाइनरी कहते हैं बेसिकली जिसमें दो डिफरेंट एटम होंगे। तो आयनिक कंपाउंड में तो हमें पता होते ही दो ही हैं कि एक कैटाइन होगा हमारे पास और एक एनाइन होता है ना। अच्छा, अब इसकी नेम आपने कैसे बनाने हैं, इसकी नेमिंग के लिए आपके पास छोटा सा रूल है और वो ये है कि आपने सबसे पहले जो कैटाइन है ना उसका नाम पहले लिख लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी NaCl। अब इसका नाम कैसे बनेगा, तो इसका जो पहले वाला है वो कैटाइन है और हमेशा कैटाइन का नाम ही सबसे पहले आएगा और कैटाइन का नाम आएगा एज इट इज़ सोडियम, ठीक है। इसका नाम क्या था, इस कैटाइन का सोडियम। उसके बाद जो सेकंड वाला एनाइन है, बाद में एनाइन ही होता है ना, उस एनाइन का जो नाम है, उसका जो रूट नेम है, उसको आप याद रखें, इसको रूट नेम कहते हैं। ये क्लोरीन है, CHLORINE, क्लोरीन है। अच्छा, अब इस क्लोरीन के साथ आपने सफिक्स लगा के इसको आइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा जी, क्लोराइड, ठीक है। ये याद रखें कि जो कैटाइन होगा उसका सिंपल जो रूट नेम है वही आ जाएगा एज इट इज़, जबकि जो एनाइन होगा उसका रूट नेम के आखिर में आइड लगाना है, सफिक्स यानी आइड लगाएंगे तो, और फिर उसको इसके साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। यू सी, इस तरह से इसका नाम बना है। अब अगर मैं आपको एक और दे दूं, फॉर एग्जांपल Mg2O, तो मैं लिखता हूँ, एक और इधर लिखता हूँ बल्कि Mg2 और O, ठीक है। अब ये मेरे पास कैटाइन है, कैटाइन का रूट नेम मेरे पास पहले आ जाएगा मैग्नीशियम,
और इसका नाम क्या था जी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, आइड लगाएंगे तो ऑक्साइड, आइड सफिक्स लगाना है ना, आइड, ये देखें आइड, तो आइड सफिक्स लगाएंगे तो ये ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका नाम बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको नाम बनाना आ गया। एक और बना लेते हैं इसी तरह, पोटाशियम क्लोराइड भी हो सकता है, KCl का भी देख लें इसी तरह। KCl में भी देखें क्या होगा, देखें KCl में पहले वाले का नाम पोटाशियम, जो कैटाइन है उसका रूट नेम पोटाशियम, और जो सेकंड वाला एनाइन था उसका रूट नेम क्लोरीन, क्लोरीन का हमने सफिक्स लगाना है आइड, तो इट विल बिकम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह आप NaBr कर लें, KBr कर लें, तो पोटाशियम का इसी तरह आ जाएगा पोटाशियम, फर्स्ट वाले का कैटाइन का रूट नेम पोटाशियम, और बाद वाला ब्रोमीन है उसका बनाएंगे ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स के जो हैं वो नेम बनाए जाते हैं। ठीक है, होप कि आपको नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड बनाना आ गया होगा। अब हमारे पास है जी उसका केमिकल फार्मूला आपने कैसे बनाना है। उसके बेसिकली ना 4 स्टेप हैं, 1 2 3 और 4 केमिकल फार्मूला, यानी हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला फॉर बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अच्छा, इसका जो स्टेप 1 है, इसके अंदर जो आपके कैटाइन्स होंगे ना उसका आपने सबसे पहले सिंबल लिखना है। स्टेप 1 में कैटाइन का और एनाइन का सिंबल लिखने हैं विद चार्जेस। स्टेप 1 में क्या लिखने हैं, कैटाइन और एनाइन के सिंबल्स विद चार्जेस। अब मैं नाम लिखता हूं ऊपर, ठीक है, अब मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम का जो मेरे पास सिंबल है वो होगा जी Na, और मैंने आपको बताया था विद चार्ज लिखना है ना, Na +1, और क्लोराइड का Cl -1 विद चार्ज मैंने लिख दिया। ये मेरा हो गया जी स्टेप 1। मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, 1 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, बैलेंस द चार्ज करना है कि इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हैं या नहीं है। ऑलरेडी बैलेंस थे तो मेरे पास 1, ये +1 इज इक्वल टू -1 है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करके सिर्फ दिखा रहा हूँ कि स्टेप 2 में आपने बैलेंस द चार्ज करना है। बैलेंस द चार्ज आपने स्टेप 2 में बैलेंस कर दिया, यहाँ पे चार्ज दोनों 1 1 जार 1, और ये मेरे पास 1 नहीं आ गया यानी +1, और ये इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया जी स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में आपने कोफिशिएंट्स को लिखना होता है एज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब इसका सबस्क्रिप्ट में आप लिख लें, और वो आपने उसी तरह उन फार्मूला के साथ लिखना है, यानी Na +1 Cl -1 जो उनके अपने थे, और जो इसके कोफिशिएंट थे जो हमने लगाए थे वो इसका 1 इधर लिख लें, इसका 1 यहाँ लिख लें। ये हमने लिख लिए। ये स्टेप 3 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में मैंने क्या करना है, स्टेप 4 में मैंने इनके बस ये जो ऊपर वाले चार्जेस हैं इनको हटा के लिखूंगा तो ये केमिकल फार्मूला बन गया मेरे पास। ये क्या हो जाएगा जी NaCl। ठीक है, और अब चूंकि 1 1 ही था इसलिए वो हटा दिया, वो लिखा ही नहीं। हालांकि अगर ये यहाँ पे कोई और नंबर होता तो मैं लिखता, ठीक है, लेकिन 1 इज कंसिडर्ड एज 1, ना भी कुछ लिखें तो इट कंसिडर्ड एज 1। सिर्फ आपने चार्जेस रिमूव करने। 4 स्टेप में आपने क्या करना है, सिर्फ रिमूव द चार्ज, रिमूव द चार्ज। ये आपको स्टेप 4 क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये चूंकि इजी था, एक और हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंबल्स विद चार्जेस, तो Al +3 और O -2। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स और चार्ज बराबर करना है, कोफिशिएंट्स लगाने हैं। तो इसके +3 है तो ये क्या हो जाएगा जी, +3 इक्वल टू -2 है ना, तो इसके साथ कोफिशिएंट को अगर मैंने करना है बराबर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, और इसको करना है तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी कोफिशिएंट्स, और इसका ये कोफिशिएंट है मेरे पास C। स्टेप 2 कंप्लीट। कोफिशिएंट लगे। स्टेप 3 क्या करना था,
कि कोफिशिएंट को हमने लिखना था एज अ सबस्क्रिप्ट नीचे, फार्मूला लिख के जो हमने सिंबल विद चार्जेस थे वो लिख के, यानी AL + 3O -2, और इसके जो कोफिशिएंट थे वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख ली। इसका 2 आ गया और इसका 3 आ गया, ठीक है, 3 ये आ गया और इसका 2 ये आ गया। ये मेरे पास आ गया जी स्टेप 3 कंप्लीट। अच्छा, अब स्टेप 4 में क्या करना था, हमने सिर्फ ये चार्जेस रिमूव करके लिखेंगे, मेरे पास केमिकल फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा Al2O3, ये मेरे पास जी केमिकल फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये आप देख भी सकते हैं, ये मैंने करवा दिए। अच्छा, वैसे मैं अगर आपको इसका सिंपल हैक बता दूं ना, तो इन सब का हैक सिंपलेस्ट ये है कि आप यूं किया करें, इतना ये करने के लिए एंड पे, एग्ज़ाम में तो आपने पूरे स्टेप करने होंगे ना, एंड पे इसका हैक ये है कि सिंपल आप क्या करें, AL और O लिखें, ये नंबर यहाँ लिख दें और ये नंबर यहाँ लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा Al2O3, ये देखें ये लिख दिया। इसी तरह अगर Mg + 2 - 2 था ना, तो Mg + 2 और O -2 है, तो आप इसका नंबर यहाँ और इसका यहाँ लिखेंगे। अगर ये बराबर हों तो ना लिखें, तो ये हो जाएगा जी Mg और O, मतलब अगर सेम हो तो फिर नहीं लिखते। और आप ये इंडिकेटेड नेम्स एंड द सिंबल फॉर द कैटायंस एंड एनाइंस भी कर लीजिएगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। होप कि आपको ये टॉपिक्स आज के क्लियर हो गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।